हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, स्टडिंग वेल एंड प्रिपेयरिंग वेल। सो अभी तक हम लोग टोटल कितना चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं? टोटल 4 चैप्टर्स ऑफ स्टैंडर्ड 6th। आज हम लोग ज्योग्राफी में चैप्टर 5 करेंगे, जिसका टॉपिक है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अब क्या क्या मेजर डोमेन्स है ये हम लोग देखेंगे अभी। सो आर यू रेडी फॉर दिस चैप्टर? इस चैप्टर में देखिए आप लोग फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट और न्यू चीज़ सीखने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग मैप्स कर चुके हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैप्स में। देन वी हैव डन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। उसमें कैसे किसी भी एरिया का लोकेशन अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे हम लोग थ्रू लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स फाइंड करते हैं, वो हम लोगों ने देखा है। स्टैंडर्ड टाइम के बारे में वी हैव डन। So today's chapter is also very very important. It will tell you about the domains of the earth, like what are the necessary elements for the living, for life mainly, and about lithosphere, atmosphere, hydrosphere. So this chapter is also going to be a long chapter. So please ध्यान से आप लोग सुनिए एंड फोकस के साथ, और जो भी इम्पोर्टेंट है प्लीज़ जस्ट नोट इट डाउन। ओके, सो आर यू रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट। Here it is saying, as you have read in the first chapter, the earth is the only planet which has life. We have already done na that we have totally we have just read that there are how many planets? There are total 8 planets. Okay. So, if we talk about the life exists only on one planet, and it is Earth. Okay, Venus is the Earth's twin, but till now we have not discovered anything that life exists there. So we can say that Earth is the only planet which has life. Okay, here human beings can live here because the life-sustaining elements of land, water, and air are present on the Earth. How we are knowing? How we can know that here life is possible? Because we are living here, and we should find out that what are the elements which are necessary for the living. So major elements are what? Oxygen. We need oxygen. Then other elements like yes, nitrogen is also important, because nitrogen is necessary for plants growth, and if there is plant, then only animals and humans survive. Clear? So life sustaining all elements are present here. Next, it is saying the surface of the earth is a complex zone in which 3 main components of the environment meet, overlap and intersect. Is it clear? कह रहा है कि जो अर्थ का जो सरफेस है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 3 चीज़ मिलते हैं। वो क्या है? 3 things we will know just right now. Here it is saying the solid portion of the earth on which we live is called the lithosphere. ये जो सॉलिड पोर्सन है, आई मीन लैंड जिस पे हम लोग रह रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर। द गैसियस मतलब ये जो एयर वाला पार्ट है, दिस इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर। ओके, और जो वाटर बॉडी है, वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, एंड दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फेयर। क्लियर? द हाइड्रोस्फेयर कंप्राइजेज वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, डैट इज आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। हाँ, ये भी ध्यान में ज़रूर से रखना है, जस्ट नोट इट डाउन कि हाइड्रोस्फेयर में आपका वाटर भी आता है, मतलब वाटर तो है ही, बट हाँ अपार्ट फ्रॉम वाटर आइस भी है और वाटर वेपर भी है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट बायोस्फेयर। व्हाट इज इट? बायोस्फेयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर। ओके, सो लैंड जो है वो बस लिथोस्फेयर वो रिप्रेजेंट करता है लैंड को, हाइड्रोस्फेयर रिप्रेजेंट्स वाटर, एंड देन एटमॉस्फेयर रिप्रेजेंट्स एयर। बट बायोस्फेयर किसको बोलते हैं? जहाँ पे ये तीनों जोन जो है वो इंटरसेक्ट मतलब मीट कर रहा हो, जहाँ पे मिलता है। क्लियर? तो ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है फॉर लाइफ। ओके, तो अब हम लोग अलग अलग ये तीनों जोन के बारे में अलग अलग स्टडी करेंगे कि क्या चीज़ है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं लिथोस्फेयर। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर। ओके, it comprises the rocks of the earth's crust and the thin layers of soil that contain nutrient elements which sustain organism. Is it clear? कह रहा है कि जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का उसको लिथोस्फेयर बोलते हैं। उसमें रॉक्स हो गया,
और एज वेल एज मतलब कि अर्थ क्रस्ट आप लोग जानते हैं ना, द फर्स्ट, जैसे कि मान लीजिए कि ये अर्थ है, सपोज दिस इज़ द अर्थ, इसके 3 लेयर्स होते हैं। जो सबसे पहला लेयर है डेट इज़ क्रस्ट, ओके। उसके बाद मैंटल होता है, लास्ट में कोर होता है। ये मैंटल है, दिस इज़ क्रस्ट। तो कह रहा है कि जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का, उसमें और वो क्या क्या आ जाता है, तो रॉक पार्ट जो हो गया वो, एज वेल एज द थिन लेयर्स ऑफ द सॉइल। और वो जो थिन लेयर ऑफ द सॉइल है वही न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स को कंटेन करता है। कह रहा है देयर आर 2 मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस। द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज द कॉन्टिनेंट्स। जो लार्ज लैंड मास है उसको कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशियन बेसिन्स। ऑल द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अनदर। देखिए, अगर हम लोग अर्थ के सरफेस को डिवाइड करें तो ऑब्वियसली 2 पार्ट है। एक तो लैंड हो गया और दूसरा क्या हो गया, वाटर। जब आप ग्लोब मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, ग्लोब का चैप्टर हम लोगों ने किया है, उसमें 2 ही पार्ट है ना। एक तो लैंड है जो कि कॉन्टिनेंट्स है, और दूसरा क्या है, वाटर बॉडीज़। तो ऑब्वियसली अर्थ के सरफेस का यही 2 मेन डिवीज़न है। ऑल द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अनदर। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग फिगर 5.1 में अभी आगे चलेंगे तो देखेंगे कि कैसे ओशियंस जो है वो पूरा एक ही कनेक्टेड है, पूरा ओशियंस, ठीक है। वाटर बॉडी जो है वो पूरा कनेक्टेड है। आर ऑल द लैंड मासेस कनेक्टेड विथ वन अनदर? नो, ठीक है, ये भी हम लोग आगे देखेंगे। वाटर बॉडीज़ तो सारा कनेक्टेड है, बट लैंड मास जो है वो कनेक्टेड नहीं है। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। हाँ, ये है कि सी वाटर का लेवल हर जगह सेम होता है। और हाँ, लैंड का जो एलिवेशन है, लाइक लैंड हमेशा, वाटर बॉडी हमेशा नीचे होता है और लैंड उससे हमेशा ऊपर होता है। तो ये जो लैंड का एलिवेशन है, मतलब ये कितना ऊपर है वाटर बॉडी से, ये हम लोग मेज़र करते हैं और ये हर जगह सेम ही होता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट ये देखिए आप लोग मैप को, एनसीईआरटी के बुक में ये मैप दिया हुआ है। इसमें जस्ट हैव अ लुक। देखिए कि कैसे ये जो आप लोग ये जो कलर्ड पार्ट है, दिस इज़ लैंड, ये सारा लैंड है। और जितना भी ब्लू बॉडीज़ आप लोग देख रहे हो, दिस ऑल आर वाटर बॉडीज़। तो आप लोग ध्यान से अगर आप ग्लोब को देखेंगे तो यू विल फाइंड आउट that water bodies are connected together, but land surfaces are not connected together. They are separated from each other. However, the 2 continents are connected, but not the whole continents are united together. This is not possible. Actually, this does not exist. Okay. Okay. और लेकिन हाँ, वाटर बॉडीज़ जो है वो सारा कनेक्टेड है। ठीक है, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। The highest mountain peak is Mount Everest, that is 8848 मीटर। ठीक है, सी लेवल से इसका जो हाइट है माउंट एवरेस्ट का, आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो यही है। और किसी भी एक यूनिक चीज़ का जो हाईएस्ट है, चाहे लार्जेस्ट हो, उसका फिगर वैल्यू जरूर याद रखना चाहिए। तो दिस इज 8848। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ, हाँ अब देखिए, सरफेस से जो ग्रेटर डेप्थ है वो किसका है, वो है मैरियाना ट्रेंच का, जो कि पैसिफिक ओशियन में है। नाउ इट्स अ क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रेंच? तो अभी ट्रेंच को बताना इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन एक्चुअली। जब आप लोग आगे बीपीएससी में, चाहे अदर सिविल सर्विसेज हो, जेपीएससी हो, चाहे वॉट एवर, आप लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल होंगे तो ट्रेंचेस के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ना है ओशिनोग्राफी में। बट हाँ, अभी यहाँ पे मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि ट्रेंच इज़ अ खाड़ी। सबडक्शन जोन होता है, लाइक ये मान लीजिए कॉन्टिनेंट्स है और यहाँ से वाटर बॉडीज शुरू होती है, और यहाँ पे मान लीजिए न्यू सरफेस ऐसे, मतलब ओशियन फ्लोर जो है वो ऐसे आ रहा है। ये ओल्ड कॉन्टिनेंट्स जो है ये ओशियन फ्लोर के अंदर जाते जाता है, और ये मैंटल होता है नीचे, और वो इतना गर्म होता है वहाँ पे, मैग्मा जो होते हैं वो इतना गर्म होता है कि कॉन्टिनेंट जैसे ही अंदर जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होकर के ये भी वाटर मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, दिस सबडक्शन जोन, दिस इज नोन एज ट्रेंच। ओके, तो सबसे डीपेस्ट ट्रेंच जो है वो है मैरियाना ट्रेंच, एंड इट लाइज इन पैसिफिक ओशियन। क्लियर? इट्स डेप्थ इज 11022 मीटर्स। कह रहा है कि कुड यू इमेजिन डेप्थ ऑफ सी इज मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट, है ना। हाईएस्ट पॉइंट 8848 मीटर है, बट जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है वो देखिए वो कितना ज़्यादा है, 11022 मीटर।
ओके। यहाँ पे देखिए, डू यू नो में क्या बोल रहा है कि एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड की है, एंड तेंजिंग न्यूजीलैंड के हैं, और तेंजिंग नोर्गे शेरपा वो इंडिया के हैं। दे आर द फर्स्ट मेन टू क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट। ठीक है, आई थिंक ये आप लोग सबको पता होगा, बट फिर भी याद रखना है। ये लोग कहाँ के हैं? ये लोग पहली बार 1953 में माउंट एवरेस्ट पे इन्होंने चढ़ाई की थी। जुंको तबेई जो कि जापान की हैं, वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रीच द समिट ऑन 16 मई 1975। क्लियर? ये पहली वुमेन है जो कि जापान की हैं, जो समिट पे उन्होंने समिट पर उन्होंने वो पहुंच पाई थी। अब आते हैं कॉन्टिनेंट्स। क्या देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज। कॉन्टिनेंट्स यानी कि लैंड पोर्शन जो है अर्थ पे, वो टोटल 7 है। टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप, महादेश। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड। पूरा फिगर 5.1 में हम लोगों ने देखा मैप ऑफ द वर्ल्ड, एंड नोटिस दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। आप नोटिस करोगे कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, पता है ना, इक्वेटर के ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं नॉर्दर्न वाले पार्ट को, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, उसमें लैंड पोर्शन ज़्यादा है, लैंड मास, देन साउदर्न हेमिस्फेयर। क्लियर? फर्स्ट है एशिया। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। तो आप समझ सकते हो कि लार्जेस्ट है, क्योंकि अर्थ पे जितना भी लैंड मास है उसका टोटल 1/3 जो वो एशिया कवर करता है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, मतलब ईस्टर्न हेमिस्फेयर में वो लाई करता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो उस कॉन्टिनेंट से पास करता है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन। मतलब अगर आप एशिया और यूरोप को देखोगे तो लगेगा एक ही है, लेकिन हाँ, यूराल माउंटेन बीच में जो कि सेपरेट करता है, एक को यूरोप करता है, दूसरा एशिया है। ठीक है, फिगर 5.1 में आप जा करके दोबारा देख सकते हो। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया। ओके, पहले ऐसा बोला जाता था, यूरोप और एशिया को मिला करके वो क्या हो गया, यूरेशिया हो गया। नेक्स्ट आता है यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। एशिया से बहुत ही छोटा है। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। एशिया के वेस्ट में आता है यूरोप। द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट। आर्कटिक सर्कल इसे पास करता है। तो आई थिंक ना आप लोग यू कैन एज्यूम द वेदर, you can find out what type of weather will be in Europe. ठीक है, इट इज बाउंडेड बाई वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। तीनों साइड से वाटर बॉडी है। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेटेड, हम लोग लास्ट में देखेंगे सारे कॉन्टिनेंट्स करने के बाद। अब आते हैं अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया के बाद। सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो अफ्रीका है। इक्वेटर जो है रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट। अफ्रीका के बिल्कुल बीचों बीच ये गुजरता है। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। इसका ज़्यादा पार्ट नॉर्दर्न में ही है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा उससे कम पार्ट जो है वो साउदर्न हेमिस्फेयर में आता है। फिगर में हम लोग देखेंगे। यू विल फाइंड आउट दैट इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा कि अफ्रीका ही केवल ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न एंड देन इक्वेटर तीनों पास करता है। ओके, द सहारा डेजर्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, इज लोकेटेड इन अफ्रीका। ठीक है, ये डेजर्ट सबसे हॉट डेजर्ट है और लार्जेस्ट है, जो कि अफ्रीका में लोकेटेड है। कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशियंस एंड सीज। हर पूरे साइड से, मतलब इसके नॉर्थ साइड में भी सी है, ओशियंस है। Look at the world map. You will notice that the world's longest river, the Nile, flows through Africa. नाइल जो अफ्रीका से फ्लो होता है, जो कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर है। नोटिस वेयर द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास इन द मैप ऑफ अफ्रीका। हाँ, यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप लोगों को नोटिस करना है, ये आप लोगों का होमवर्क भी है कि किस किस जगह से इक्वेटर जो है वो कौन कौन से कंट्री को टच करता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नॉर्थ अमेरिका। ये जो है वो थर्ड लार्जेस्ट है। तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा हो गया, एशिया, सेकेंड इज अफ्रीका एंड द थर्ड इज नॉर्थ अमेरिका। ओके, इज द थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज लिंक टू साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका से लिंक्ड है। ठीक है, बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, एक बहुत ही नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, जिसको इस्थमस ऑफ पनामा कहते हैं। ठीक है,
उसी एरिया से वो कनेक्टेड है, नॉर्थ अमेरिका जो है वो साउथ अमेरिका से। द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। अगर ये हेमिस्फेयर में पूछा जाए कि कहाँ पे आता है तो नॉर्थ साइड है, लेकिन हाँ वेस्ट साइड है। 3 ओशियन सराउंड दिस कॉन्टिनेंट। 3 ओशियन जो है इस कॉन्टिनेंट को सराउंड करता है। अब कौन कौन सा ओशियन है आपको बताना है। तो देखिए, ईस्ट साइड से तो अटलांटिक ओशियन हो गया, वेस्ट साइड से पैसिफिक ओशियन हो गया, और अगर आप ऊपर जाओगे नॉर्थ साइड तो वो आर्कटिक ओशियन हो जाएगा। क्लियर? ओके, ओशियन भी हम लोग खैर करेंगे अभी। ये नॉर्थ अमेरिका हो गया। अब साउथ अमेरिका, बुरा ये सदर्न हेमिस्फेयर में आता है साउथ अमेरिका जो है। विच टू ओशियन सराउंड इट ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट। अब साउथ अमेरिका को कौन, ईस्ट साइड से अटलांटिक ओशियन, वेस्ट साइड से पैसिफिक ओशियन रहेगा उसमें। तो ये सब याद कर लेना है। ओके। एंडीज जो है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। एंडीज माउंटेन पूरा नॉर्थ से लेकर साउथ तक आता है। एक और चीज याद रखना है, और नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज माउंटेन होता है। क्लियर? साउथ अमेरिका हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर द अमेजोन। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर अमेजोन जो है वो साउथ अमेरिका में, और वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर नाइल जो है वो कहाँ है, अफ्रीका में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके, कीप इट इन माइंड ऑलवेज। नेक्स्ट अब देखते हैं कि इस्थमस क्या है और स्ट्रेट किसको कहते हैं। इस्थमस बोलते हैं नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइनिंग टू लैंड मासेस। मतलब एक लैंड ही टाइप का वो पतला सा एक स्ट्रिप जैसा होता है जो दो लैंड मासेस को जोड़ता है, उसको बोलते हैं इस्थमस। और नेक्स्ट है स्ट्रेट। स्ट्रेट दोनों में अंतर क्या है वही देख रहे हैं। स्ट्रेट किसको कहते हैं? स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सीज एंड ओशियन। ये कह रहा है कि नैरो पैसेज ऑफ वाटर है, मतलब ये नैरो है बिल्कुल, पैसेज ऑफ वाटर जैसा ही है, जो कि दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। ठीक है, उसको कहते हैं स्ट्रेट। क्लियर? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, नेम द स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। आई थिंक ये सबको पता होगा, नहीं पता है तो नोट डाउन कर लीजिए। उसको पाक स्ट्रेट कहते हैं। इंडिया और श्रीलंका को जो वाटर बॉडी कनेक्ट, मतलब जो स्ट्रेट कनेक्ट करती है, उस स्ट्रेट का क्या नाम है? पाक स्ट्रेट। तो ये चीज़ क्लियर हो गया ना कि एक वाटर बॉडी जब कनेक्ट करे दो लैंड मासेस को, sorry, a strait is a narrow passage of water connecting two large water bodies like seas and oceans, उसको स्ट्रेट कहते हैं। और आपका इस्थमस जो हो गया वो लैंड मास होता है। क्लियर? ठीक है, अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया। कह रहा ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फेयर। ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ये यूरोप और एशिया में हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि कौन स्मॉलेस्ट है, बट आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया जो सबसे स्मॉलेस्ट है, जो कि कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फेयर में आता है। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशियंस एंड द सीज। ये ओशियन और सी से पूरा सराउंडेड होता है। इट इज कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट है अंटार्कटिका। कंप्लीटली, ये भी कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल पोल के पास है, मतलब सदर्न पोल ही क्या है, अंटार्कटिका है। इज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। इस कॉन्टिनेंट के बिल्कुल सेंटर में साउथ पोल है। As it is located in the south polar region, it is permanently covered with thick ice sheets. थिक आइस शीट से वो कवर्ड होता है। देर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स, क्योंकि वो इतना एक्सट्रीम वेदर होता है, वहाँ पे हमेशा बर्फ होता है। कोई लाइफ को क्या उसको बोलते हैं, लाइफ सस्टेनिंग कोई वहाँ पे चीज़ें नहीं होती है, जिसके कारण ह्यूमन सेटलमेंट्स पॉसिबल ही नहीं है। मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। वहाँ पे हाँ रिसर्च स्टेशन है। लाइक इंडिया हैज़ ऑल्सो रिसर्च स्टेशन देयर। नाम है मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, ये सब। तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्या, लिथोस्फेयर। उसके बाद हम लोग देख रहे थे कि टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन सा है वो। ठीक है, अब आगे आते हैं, हम लोग देखेंगे हाइड्रोस्फेयर किसको कहते हैं। हाइड्रोस्फेयर जो है वो क्या है, वाटर बॉडीज है। ऑलरेडी वी हैव डन इट। देखिए कह रहा है द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। वाई डू यू हैव आंसर? उसको ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं? इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट, बिकॉज द अर्थ इज कवर्ड 3/4 विथ वाटर। ठीक है, अर्थ का 3/4 आप 2/3 सॉरी यू कैन से इट इज कम्प्लीटली कवर्ड विथ वाटर, सो दिस इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट। कह रहा है मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर एंड 29% इज विथ लैंड। तो सोच रहे हैं कि लैंड का रेशियो कितना कम है कंपैरिजन टू वाटर बॉडीज।
हाइड्रोस्फेयर कंसिस्ट्स ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, पूरा वाटर होता है। एज रनिंग वाटर इन ओशियंस एंड रिवर्स एंड इन लेक्स, आइस इन ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर इन एटमोस्फेयर, ऑल कंप्राइज द हाइड्रोस्फेयर। क्लियर ना? ये सारा चीज हाइड्रोस्फेयर में आता है। आपका लेक्स हो गया, आइस इन ग्लेशियर्स हो गया, अंडरग्राउंड वाटर हो गया, वाटर वेपर इन एटमोस्फेयर हो गया, सब कुछ हाइड्रोस्फेयर में आता है। अब कह रहा है कि मोर देन 97% ऑफ अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशियन। 97% अर्थ का वाटर जो है ओशियन में पाया जाता है, और वो काफ़ी सॉल्टी होता है फॉर ह्यूमन यूज़, मतलब उसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है, उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स। उसके अलावा लार्ज प्रोपोर्शन आइस शीट के फॉर्म में होता है एंड ग्लेशियर्स के फॉर्म में होते हैं, और अंडर द ग्राउंड एंड अ वेरी स्मॉल परसेंटेज इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन। यहाँ पे आप देखिए 0.03% जो है वो बस फ्रेश वाटर है, उसके अलावा सारा का सारा क्या है, सॉल्टी वाटर है, जो कि ह्यूमन यूज़ के लिए नहीं होता है। यहाँ पे एक बार दिया हुआ है कि कैसे सारा कॉन्टिनेंट्स है। ये नॉर्थ अमेरिका जो कि इस्थमस ऑफ पनामा से कनेक्टेड है साउथ अमेरिका से। फिर इधर देख लीजिए आप यूरोप, यूरोप जो है वो सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। देन एशिया, फिर अफ्रीका है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। एशिया इज़ द लार्जेस्ट, अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट, नॉर्थ अमेरिका जो है वो थर्ड लार्जेस्ट है, देन साउथ अमेरिका, देन यूरोप, ये सॉरी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, उससे बड़ा कौन सा है, यूरोप है। क्लियर? यहाँ पे एक क्वेश्चन है दिया हुआ, नेम द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया है ना, एशिया। और नेक्स्ट है विच इज़ लार्जर, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, तो आंसर विल बी यूरोप। ओके। डिस्पाइट बीइंग ब्लू प्लैनेट वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। ये कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं बट फिर भी हम लोग के यहाँ क्राइसिस है, शॉर्टेज है वाटर का। क्यों? क्योंकि फ्रेश वाटर का रेशियो परसेंटेज ही बहुत कम है, बस 0.03%, बट पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। ओके, अब आते हैं ओशियंस में। कह रहा है ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फेयर, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। ओशियंस जो है हाइड्रोस्फेयर का मेजर पार्ट है, वो सारा जितना भी ओशियंस है सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। द ओशियन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग, ये भी याद रखना है, हमेशा मूव करते रहते हैं। आप सी बीच पे जाओगे तो देखोगे हमेशा वेव्स आता रहता है, मतलब क्या है, वो हमेशा मूव करते रहता है, मोशन में होता है। द थ्री चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर आर द वेव्स, ठीक है, टाइड्स, टाइड आता है, ओशियन करेंट्स, ये सारा जो है वो थ्री चीफ मूवमेंट है। नेक्स्ट द फाइव मेजर ओशियंस आर द फाइव मेजर ओशियंस कौन कौन से हैं, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन एंड द आर्कटिक ओशियन इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज, उनके साइज के ऑर्डर में ये सारा है ओशियन। फिगर 5.1 में आप लोग देख लीजिएगा एक बार। कह रहा है पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन, इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ, यानी कि सोचिए कितना लार्ज है ये ओशियन, और 1/3 एरिया पे जो है वो पैसिफिक ओशियन है। मेरियाना ट्रेंच द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशियन। मेरियाना ट्रेंच जो कि डीपेस्ट है वो पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है। द पैसिफिक ओशियन इज ऑलमोस्ट सर्क्यूलर इन शेप, पैसिफिक ओशियन सर्क्यूलर शेप में होता है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड इट, ठीक है। अब कह रहा है लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स अराउंड द पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन के अराउंड आपको कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से है उसको फाइंड आउट करके लिखना है, ये सब होमवर्क है, और ये सब इसलिए एक्टिविटीज़ दिया जाता है ताकि आपका मैप से आप अच्छे से आपका जान पहचान हो सके, आई मीन आप समझ सको मैप को कहाँ पे क्या है। और अगर ज्योग्राफी है आपका सब्जेक्ट, तो ज्योग्राफी पढ़ने के लिए मेन मंत्रा जो है वो है मैप्स। मैप पे कमांड है तो समझ ले, ज्योग्राफी बहुत इजी है, आप सब कुछ समझ सकते हो। ओके, नेक्स्ट है अटलांटिक ओशियन जो कि सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है। ऐसे लार्जेस्ट कौन सा है, पैसिफिक, सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है, अटलांटिक। सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, इट इज एस शेप्ड, ये एस शेप का होता है। इट इज फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड, ठीक है।
इस ओशियन के ईस्टर्न साइड में आपको यूरोप और अफ्रीका दिखेगा और वेस्ट साइड जो है वो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका दिखता है. द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड. इसका कोस्ट लाइन बहुत ही इंडेंटेड होता है. इंडेंटेड किसको बोलते हैं? इस तरह का कोस्ट लाइन आप देख रहे हैं ना कितना ही रफ टाइप का है, मतलब इसका कोस्टल एरिया कितना रफ है, इसको ही बोलते हैं इंडेंटेड. क्लियर. दिस इरेग्युलर एंड इंटेंडेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर के लिए बहुत ही आइडियल लोकेशन होता है. तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज़ द बिजिएस्ट ओशियन. ठीक ना. अब ये नेचुरल हार्बर है तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल सबसे ज़्यादा मतलब बिजिएस्ट ओशियन होता है. क्लियर. कह रहा था इंडियन ओशियन इज द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री दैट इज इंडिया. इंडिया ओशियन जो है साउथ में होता है ना, और यही केवल एक ओशियन है जो कि कंट्री के नाम पे है, इंडिया के नाम पे है. द शेप ऑफ ओशियन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर. इस ओशियन का शेप भी कैसा है? ट्रायंगुलर होता है. इन द नॉर्थ इट इज बाउंडेड बाय एशिया. ठीक है. इन द वेस्ट बाय अफ्रीका एंड इन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया. क्लियर. नेक्स्ट है द सदर्न ओशियन इनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एंड एक्सटेंड नॉर्थवर्ड ऑफ 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड. ये याद रखना है कि सदर्न ओशियन जो है वो इनसर्कल करता है किसको? मतलब अंटार्कटिका के चारों तरफ होता है सदर्न ओशियन, और ये 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बाद होता है. क्लियर. ओके, ये एक नया इन्फॉर्मेशन है जो कि एनसीईआरटी में ऐड किया गया है. नेक्स्ट देखते हैं आर्कटिक ओशियन. आर्कटिक ओशियन जो है उसके बारे में बोला जा रहा है कि दिस इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड. मतलब आर्कटिक सर्कल आप लोगों को पता है ना, मैंने पढ़ाया था सेकेंड चैप्टर में. आर्कटिक सर्कल से लेकर के नॉर्थ पोल तक पूरा सराउंड करता है उसको. इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट. ठीक है ना. ये कनेक्टेड होता है पैसिफिक ओशन से बेरिंग स्ट्रेट से. अब आई थिंक आप लोग को पता होगा स्ट्रेट, आप समझ पा रहे होंगे किसको बोला जाता है. इट इज बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया. क्लियर. ओके, अब आते हैं एटमॉस्फेयर. हम लोग अभी तक क्या क्या कर लिए? हम लोगों का अभी तक हाइड्रोस्फेयर हो गया, लिथोस्फेयर हो गया. अब आते हैं एटमॉस्फेयर में. आप लोगों को पता है ना कि अर्थ सराउंडेड है लेयर ऑफ गैस से, उसी को कहते हैं क्या? उसको कहते हैं हम लोग एटमॉस्फेयर. द थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्लैनेट. ठीक है. एटमॉस्फेयर का होना बहुत ज़रूरी है लाइफ को सस्टेन करने के लिए. और हाँ, ये जो एयर है ये हम लोगों को हार्मफुल इफेक्ट, मतलब सन के हार्मफुल इफेक्ट से, मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज से भी प्रोटेक्ट करता है. कह रहा था एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है. मतलब सरफेस से लेकर के 1600 किलोमीटर तक. एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स. इसका 5 लेयर होता है. अब ये किस किस बेसिस पे डिवाइडेड है? तो उसके कॉम्पोजिशन के बेसिस पे, टेम्परेचर के बेसिस पे, और कुछ अदर प्रॉपर्टी भी है. These layers starting from Earth surface are called the troposphere. लेयर जो अर्थ के सरफेस से स्टार्ट होता है वो क्या कहलाता है? ट्रोपोस्फेयर. उसके बाद स्ट्राटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर. उसके बाद क्या होता है? थर्मोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर. क्लियर. सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर होता है, फिर स्ट्राटोस्फेयर होता है, देन मीजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर. मतलब ये लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है. ओके. कह रहा था एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ. अब देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है. तो बोल रहा है मेनली इसमें नाइट्रोजन होता है सबसे ज़्यादा, एंड ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर के ही 99% कंप्लीट हो जाता है एटमॉस्फेयर का. अब नाइट्रोजन बस 78% तो नाइट्रोजन ही है, ऑक्सीजन 21% है. और अदर गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड सब मतलब उसके बाद होता है. फिर आर्गन एंड अदर्स कंप्राइज, मतलब ये सब मिला करके 1% में आता है. तो सोचो कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना कम मात्रा में है, फिर भी ये कितना भारी पड़ जाता है. अगर थोड़ा सा भी इसका परसेंटेज बढ़ जाए तो ग्लोबल वार्मिंग होने का मतलब ग्लोबल वार्मिंग होने लगता है. क्लियर. कह रहा ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. ये हम लोग पहले ही अभी जब स्टार्ट करे थे चैप्टर तभी हम लोगों ने देखा. मैंने बताया कि ऑक्सीजन जो है हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत, तो उसी तरह से नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है. और नाइट्रोजन अगर प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो इनडायरेक्टली वो ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के, मतलब अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है. क्लियर.
कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रेजेंट इन माइन्यूट अमाउंट इज इंपॉर्टेंट एज इट एब्जॉर्ब्स हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ। अब इतनी कम में ही इसका भी इंपॉर्टेंस है कि जो भी हीट रेडिएट होता है अर्थ से उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और इस तरह से प्लैनेट को वार्म रखने का काम करता है। नहीं तो प्लैनेट का टेम्परेचर बहुत ही एक्सट्रीम में होता। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए जो भी सन से जो भी हीट रेज जो आता है अर्थ पे, उसके बाद वो अर्थ के सरफेस को टकराने के बाद फिर वो वापस जाता है, रेडिएट होता है। तो रेडिएशन के टाइम में कुछ को क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है और इस तरह से वो एटमॉस्फेयर में ही वो वार्मथ, वो जो हीट है वो रह जाता है और अर्थ को गर्म रखने का काम करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो रात के टाइम में सभी ठंड से मर जाएंगे। क्लियर? इट इज ऑल एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ओके, अब आगे देखते हैं। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विथ हाइट। इसका डेंसिटी भी हाइट के साथ वेरी करता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे डेंसिटी कम होता जाता है एटमॉस्फेयर का। इट इज़ मैक्सिमम एट द सी लेवल। एटमॉस्फेयर की डेंसिटी जो है वो सी लेवल पे मैक्सिमम होती है। इज मैक्सिमम एट सी लेवल एंड डिक्रीजेज रैपिडली एज वी गो अप। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये कम होता जाता है। यू नो द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स इन ब्रीदिंग। ठीक है, जो माउंटेन क्लाइंब करते हैं उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम क्यों होता है? क्योंकि डेंसिटी एयर का कम होता जाता है, इसलिए उन लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स अपने साथ कैरी करना होता है। ठीक है, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर आते हैं टेम्परेचर भी कम होता जाता है। क्लियर? तो ये चीज़ याद रखना है कि डेंसिटी ऑफ एयर भी कम होता है, टेम्परेचर भी कम होता है। और हाँ, प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ। अर्थ पे प्रेशर एक्सर्ट करता है एंड दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो इसीलिए कुछ एरिया में प्रेशर ज़्यादा होता है और कहीं पे कम प्रेशर होता है। और एयर जो है वो मूव करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। और एंड मूविंग एयर इज नोन एज विंड। ऐसे एयर होता है उसको मूव करने के बाद उसको विंड कहते हैं। ये आप लोग सब लोग जानते हैं। अब आते हैं बायोस्फेयर किसको बोलते हैं। तो बायोस्फेयर उस जोन को बोलते हैं जहाँ पे हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और क्या एटमॉस्फेयर तीनों मीट करता हो, तीनों मिलता हो, उसको बोलते हैं बायोस्फेयर। मतलब वैसा जोन जो कि लाइफ जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देयर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स डैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज एनिमल्स। ये सबके लिए जरूरी है, तीनों के लिए, सबों के लिए। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन्स आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फेयर फॉर सर्वाइवल। द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फेयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू द प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। जो बायोस्फेयर में ऑर्गेनिज्म है उसको प्लांट किंगडम में, जो प्लांट्स में आते हैं, जो एनिमल में आते हैं उसको एनिमल किंगडम में ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ है। द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन सम वे और द अदर। हाँ, अब बोल रहा है कि एक दूसरे को अफेक्ट करता भी करता है, जैसे कि कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर में लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप। अब प्लांट जिस तरह से काटे जा रहे हैं तो सॉइल भी क्या है, रिमूव होता जा रहा है। सिमिलरली अर्थ सरफेस में भी चेंज्ड ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटी। अब प्लांट कट रहे हैं तो अर्थ का जो सीजन है, जो वेदर है, वो भी उसमें बहुत चेंजेस आ रहे हैं। नेचुरल क्लैमिटीज बहुत ज़्यादा हो रहा है, लाइक अर्थक्वेक फॉर एग्जाम्पल। देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड, भी सबमर्ज हो रहा है। वाटर बॉडी का संख्या बढ़ रहा है। सुनामी जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं। पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वेर सबमर्ज अंडर वाटर। ये वाटर में सबमर्ज हो गया था। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक्स द वाटर अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूज। इट ऑल्सो, अब हम लोग अगर वाटर में डिस्चार्ज करें तो क्या, वाटर बॉडी खराब हो रहा है। और वाटर बॉडी खराब होगा तो क्या होगा, फाइनली ये लाइफ को अफेक्ट करता है। जो उसमें फिश होते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो मर रहे हैं। और वो मर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बस वो मर रहे हैं, ये ह्यूमंस पे भी इनडायरेक्टली इसका अफेक्ट है। ठीक है, अब आगे आते हैं नेक्स्ट। एमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पॉल्यूट द एयर। Clear? Carbon dioxide is an important constituent of air, but increase in the amount of CO2 leads to increase in global temperature. CO2 बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों, कैसे इंपॉर्टेंट है, आई थिंक यू आर नोइंग इट, क्योंकि एब्जॉर्ब करने का काम करता है रेडिएशन को, जो कि ज़रूरी है अर्थ के लिए। लेकिन बोल रहा है कि अब इसका परसेंटेज अगर बढ़ जाता है तो इससे ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। Thus, a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of nature between the domains of the lithosphere, the atmosphere and the hydrosphere. इसलिए ज़रूरी है बैलेंस करके चलने का। कहीं भी अगर एक पर्टिकुलर पार्ट भी अगर अनबैलेंस हो जाता है तो पूरा का पूरा अर्थ ही में ही आप कह सकते हैं कि अनबैलेंस होने का चांसेस रहेगा। ठीक है, तो आज का चैप्टर इतना ही हम लोग कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर।
उसके बाद MCQ है और फिर इन द ब्लैंक से ये आप लोगों का होमवर्क है, क्योंकि आज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। ओके, तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ। कीप वॉचिंग द वीडियो। माई विशेस एंड ब्लेसिंग्स फॉर यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।